हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष है एंड आज हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर हम लोग सीखेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि लामिस थ्योरम क्या होता है एंड उसका प्रूफ भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा होता है कि वो अगर शांत बॉडी, अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर शांत है, जैसे कि वो हिलडुल नहीं रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। लेकिन मैकेनिक्स की लैंग्वेज में इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, तो मैकेनिक्स के लैंग्वेज में इसे बोला जाता है कि अगर कोई भी पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं एंड उसका जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 0 है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक मे बी लकड़ी का हो या फिर जो भी समझ सकते हो। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस पर इधर से भी 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड इधर से भी 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसमें अगर आप एफिनेट जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 40 - 40 0 न्यूटन। मतलब ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है फाइनली किसी भी डायरेक्शंस में मूव करने वाला नहीं है, वो शांत एक जगह पे बैठा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम वही बता रहे थे कि अगर कोई भी ब्लॉक पे या फिर कोई भी पार्टिकल्स पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे और अगर उनका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ जाएगा तो वो किसी भी डायरेक्शंस में मूव नहीं कर पाएगा, बल्कि वो स्टिल वहीं पे खड़ा रहेगा। और इस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सेकेंड थिंग आता है आपका इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि आप लोगों ने सिस्टम ऑफ फोर्सेस में एक चीज़ देखा था कि अगर एक बॉडी पे, एक पार्टिकल्स पे बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से अगर एक्ट करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल्स है जिस पे इधर से फोर्स लग रहा है, 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 और अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से लगते हैं, तब इन सारे सिस्टम को हम लोग क्या बोला करते थे, सिस्टम ऑफ फोर्स बोला करते थे। और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता था वो एक होता था और उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता था। वो किसी खास डायरेक्शन में होगा वो तो हम लोग कैलकुलेट करते ही थे। मतलब अगर एक पार्टिकल्स पे बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से एक्ट कर रहे हैं तो उनका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है जो कि किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। एंड बॉडी भी फाइनली किस डायरेक्शन में मूव करता था, तो वो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करता था। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल्स है जिसपे देखिए बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से एक्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये सब अलग अलग फोर्सेस हैं। तो मतलब ये 2 3 5 फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। इन सारे फोर्सेस का जो हमने रिजल्टेंट निकाला वो इधर है, और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। तो अगर आप लोगों को पता है जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होता है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। और जस्ट आप लोग यहाँ पे इमेजिन कर लो कि ये सारे जो फोर्सेस लग रहे थे, ये 5 फोर्सेस लग रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे 6 फोर्स लग रहे हैं, उन सबका अगर हम लोग रिजल्टेंट निकाले तो वो ऊपर आया, एज्यूम कर रहे हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आया आपका 30 न्यूटन। ठीक है, इन सारे फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड आया रिजल्टेंट फोर्स का वो कितना आया, 30 न्यूटन। वो ऊपर क्यों लग रहा है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जो पार्टिकल्स है वो 30 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर ये 30 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर जो फाइनली रिजल्टेंट फोर्स है, अगर हम लोग 30 न्यूटन का फोर्स भी नीचे के डायरेक्शंस में लगा दें, मतलब एक फोर्स लगा दे 30 न्यूटन का जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे, तो आप बताइए ये बॉडी ऊपर की ओर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। मतलब यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा था 30 न्यूटन, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का एक अलग फोर्स हम लोग लगा देते हैं तो ये बॉडी नहीं जा पाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। और ये जो फोर्सेस हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर मैग्नीट्यूड का जो फोर्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोला करते हैं। इन शॉर्ट आपको सिंपल याद रखना है कि अगर बहुत सारे फोर्सेस एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं तो वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो पार्टिकल रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि वो पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए तो रिजल्टेंट फोर्स के, अगर मान लो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स हम लोग लगा देंगे जिसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हम लोग उस जो अपोजिट फोर्स लगाएंगे उसी अपोजिट फोर्स को ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बात अच्छे से।
देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं इक्विलिब्रियम के, बहुत आसान है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0। यानी कोई भी पार्टिकल्स कोई भी बड़ी इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस पर एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका समेशन कितना आएगा, 0 आएगा। एंड वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका भी समेशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जैसे कि आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया है। देखिए इस एग्जांपल्स में क्या है कि यहाँ पे एक कार है ना, हमने एक एग्जांपल सपोज किया है। यहाँ पे कार है, देखो इस पे इधर साइड 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर साइड भी 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब एक फोर्स लग रहा है जो इसको 30 न्यूटन से आगे पुल कर रहा है और ये 30 न्यूटन के ये अपोजिट साइड में पुल कर रहा है। मतलब बेसिकली समझ सकते हो, देखो ये इधर साइड लग रहा है, ये इसके जस्ट अपोजिट साइड लग रहा है। ये वाई डायरेक्शन में एक ऊपर की ओर लग रहा है, उतना ही फोर्स नीचे डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो अगर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हम एक्स एक्सिस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग समेशन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए जो ऑरिजिन से राइट साइड में लगता है, ऑरिजिन मान लो नंबर सिस्टम पे ऑरिजिन से जो राइट साइड में लगता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड में लगता है उसको नेगेटिव। तो ये मानते हो आप अगर कार को ओरिजिन पे, तो ये फोर्सेस राइट साइड में है, मतलब इसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर नेगेटिव। मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप निकालोगे तो 30 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जब निकालिएगा तो इसमें भी देखिए कि ऊपर क्यों लग रहा है, एक नीचे क्यों लग रहा है। अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे नीचे वाले को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 40 इनके कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, 0 न्यूटन, वाई एक्सिस कितना आ रहा है, 0 न्यूटन। तो ये जो कार है वो कौन से कंडीशन में होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा और ये किसी भी डायरेक्शंस में मूव नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हो हम लोग लैमिज थ्योरम। लैमिज थ्योरम का क्या स्टेटमेंट कहता है, देखिए यहाँ पे आप इफ 3 कोप्लानर फोर्सेस, देखिए कोप्लानर फोर्सेस कहने का मतलब ये है कि जो तीनों फोर्सेस हैं वो कोप्लानर हैं, मतलब वो सेम प्लेन में लग रहे हैं ना। कोप्लानर फोर्सेस वैसे फोर्स को हम लोग बोला करते हैं जो एक ही प्लेन में लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बोर्ड को मानो आप, तो क्या है, प्लेन है बेसिकली, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। तो यहाँ पे वही कोप्लानर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, मतलब जो तीनों फोर्सेस लग रहे हैं वो सेम प्लेन में लग रहे होंगे। If 3 coplanar forces acting on a body be in equilibrium, then forces is proportional to the sine of angle between two other forces. इसका जो एल्जेब्रिक रिलेशंस आता है वो आता है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन अल्फा। एंड इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके थ्रू आप बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका यूज़ आपको वहाँ पे पड़ेगा। लैमिज थ्योरम का प्रूफ भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, काफ़ी अच्छे मार्क्स का आता है, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन्स भी कर लीजिएगा। चलिए हम उसका प्रूफ देखते हैं कि ये एक्चुअली जो एल्जेब्रिक रिलेशंस है वो आता कैसे है। तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं, F1, F2 एंड F3 है। तीनों के बीच का जो एंगल्स है, बेसिकली देखो जो F3 और F2 के बीच का एंगल है वो अल्फा है, F1 और F2 के बीच का जो एंगल्स है वो गामा है और F1 और F3 के बीच का जो एंगल्स है वो बीटा है। ठीक है, जैसे अगर F1 और F3 का अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहें तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, जिसका डायरेक्शंस कहाँ होगा, ऊपर साइड होगा। मतलब जो फोर्स F1 और F3 है उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऊपर साइड होगा। और क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि जो तीनों फोर्सेस है F1, F2 एंड F3 वो इक्विलिब्रियम में है, तो देखो F1 एंड F3 का हमने जब रिजल्टेंट फोर्स निकाला तो वो ऊपर साइड जा रहा है। तो अगर F2 का मैग्नीट्यूड जब तक रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा तब नहीं कह सकते कि तीनों फोर्सेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, F2 के बराबर होना चाहिए। मतलब रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल टू होना चाहिए, तो वो F2 के इक्वल टू होना चाहिए, तभी ये तीनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इस F1 फोर्स के पैरेलल में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिएगा आप लोग। तो अगर ये F1 है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम बना लिया, वैसे चाहे तो बना सकते हैं ना। देखो तो जितना F1 होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला साइड्स भी होगा F1 होगा, और ये F2 है तो ये वाला जो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग ये कितना होगा, F2 होगा। चलिए यहाँ पे हम अलग जैसे इसको बना दें इस ट्रायंगल्स को। तो देखो इस ट्रायंगल्स में बेसिकली हमने ये है
ये है और ये रिजल्टेंट फोर्स की बात है ना। तो ये जो स्ट्रेट है इसको हम लोग क्या कंसिडर किए थे, रिजल्टेंट फोर्स, और इसका वैल्यू किसके इक्वल टू है, तो F2 के इक्वल टू है। ये जो यहाँ से इधर साइड है वो कौन सा है भाई, तो ये है F3, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये F1 के बराबर है, बिकॉज ये इसका पैरेलल है, तो इसको हम लोग बोल देंगे ये F1 है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस ट्रायंगल्स का तीनों एंगल आपको कैलकुलेट कर लेने हैं और इसमें साइन रूल लगा देना है, तो आसानी से लैमिस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो चलिए तीनों एंगल पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो अगर ये एंगल आप कैलकुलेट करना चाहो तो देखो इसमें कहाँ पे है, ये R है, तो ये बेसिकली ये R वाला है, और ये F3 है, मतलब R और F3 के बीच का एंगल ये वाला कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन पे ये जो टोटल एंगल बन रहे हैं, मतलब ये टोटल एंगल कितने बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो अगर टोटल 180 है और इतना क्या है, अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा बोल सकते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये एंगल है, चलो नेमिंग कर देते हैं हम लोग ट्रायंगल्स का, नेमिंग कर देते हैं O A और B। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल्स का एंगल A O B मिल रहा है, मतलब एंगल O जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 180 माइनस अल्फा आ रहा है, जो कि यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अगर इसी तरह ये ट्रायंगल्स का एंगल हम लोग ये वाला कैलकुलेट करना चाहें तो देखो इसमें कहाँ पे था वो, तो ये R है और ये F1 है, मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा है। तो ये एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप लोग ध्यान दे सकते हो, जो ये है F1, ठीक है, ये जो F1 है वो पैरेलल किसका है, ये वाला साइड्स का, मतलब दोनों आपस में ही क्या है, पैरेलल है। तो जितना एंगल्स यहाँ पे बन रहा होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दे, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। जब F1 पैरेलल होगा इसका, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल्स इसके एंगल के बराबर होगा। तो जब हम लोग ये निकाल लेंगे तो मतलब ये भी निकल जाएगा। और इस एंगल का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे टोटल कितना है, स्ट्रेट लाइन तो 180, और ये नीचे में इतना कितना है, तो गामा है, टोटल 180 और नीचे गामा, तो ये वाला एंगल्स निकालेंगे तो कितना, 180 माइनस गामा। अगर ये 180 माइनस गामा तो ये भी कितना होगा, 180 माइनस गामा। मतलब जो ये एंगल्स बनेगा बी वाला पे, कह सकते हैं एंगल ABO, वो कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। एक एंगल बचा निकालने के लिए, कौन सा बचा, तो वो बचा एंगल यहाँ पे A पे जो बन रहा है, मतलब OAB निकालना बच गया। तो देखो उसको कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स आपको मालूम हो जाते हैं तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं, तीनों का समेशन कितना होता है, 180। मतलब इस ट्रायंगल्स AOB में हम लोग बोल सकते हैं तीनों एंगल का समेशन होता है 180। तो चलो लिख लेते हैं, हमें एक निकालना है, वो कौन सा एंगल है, OAB। ये तो पता नहीं है, ये तो पता है कितना है, तो ये है 180 माइनस अल्फा, और प्लस ये कितना है, तो ये है 180 माइनस गामा, इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो इज इक्वल्स टू होता है 180, ठीक है। ये ट्रायंगल्स रूल्स हम लोग को पता है। तो यहाँ से जब हम लोग को एंगल OAB निकालना होगा तो देखो कितना हो जाएगा, सबको उधर साइड भेज देंगे, तो ये अल्फ़ा गामा दोनों हो जाएगा प्लस में, तो अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कितना कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, यहाँ से यहाँ पे जो ये ट्रायंगल्स बन रहा था बेसिकली उसको अलग बनाया, और तीनों एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों तो आसानी से यहाँ से कैलकुलेट हो गया, और इसको बाय यूजिंग ट्रायंगल्स हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एंगल A का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है अल्फ़ा प्लस गामा माइनस कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दे सकते हो कि देखो इस पॉइंट पे जो इतना दूर का एंगल था वो गामा था, ये एंगल कितना था, अल्फ़ा था, और ये वाला कितना था, बीटा था। तो इस एंगल पे जो टोटल सर्कल बनेगा वो कितना डिग्री का बनता है, एंगल 360 का। मतलब किसी पॉइंट के अराउंड जो चारों तरफ एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग कितना बोल सकते हैं, फिर 360 हम लोग लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 360। अगर यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस बीटा हो जाएगा। देखो अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 माइनस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब रखेंगे तो एंगल OAB का जो वैल्यू आएगा वो देखो अल्फ़ा प्लस गामा के प्लेस पे कितना रख देंगे, 360 माइनस बीटा माइनस 180, ठीक है। तो हम लोग को एंगल OAB जो मिल रहा है, जो एंगल OAB मिलेगा, देखो एंगल OAB कितना मिलेगा, तो मिलेगा 180 माइनस बीटा। अब इस ट्रायंगल्स का तीनों एंगल हम लोगों को पता है, एंगल A पता हो गया 180 माइनस बीटा, एंगल O पता हो गया था 180 माइनस अल्फ़ा, एंगल B पता हो गया था ये वाला कितना, 180 माइनस गामा। और किसी भी ट्रायंगल्स का अगर तीनों एंगल्स आपको मालूम है तो उसमें आसानी से आप साइन रूल लगा सकते हो। तो देखिए इसमें अगर यूजिंग साइन रूल हम लोग बोलना चाहें
तो साइन रूल क्या कहते हैं, साइड्स के अपोजिट एंगल का रेशियो है ना। साइन रूल आपको मैथ्स में पढ़ाया गया होगा, तो साइन रूल यहाँ पे लगा देंगे। तो यूजिंग साइन रूल हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिख देते हैं डायरेक्टली। इस ट्रायंगल्स का तीनों ही साइड्स हम लोग को पता है। ये साइड्स क्या है भाई, तो ये है F3, ये है F2 एंड ये है F1, ठीक है। ये है F3, ये साइड से F3 OA लिख ही देते चलो। OA इज इक्वल्स टू कितना है, F3 है। OB इज इक्वल्स टू कितना है, तो ये F2 है। और AB इज इक्वल्स टू कितना है, F1 है। तो इस ट्रायंगल्स का तीनों साइड हम लोग को मालूम है, तीनों एंगल्स भी हम लोग को मालूम है, तो आसानी से यहाँ पे साइन रूल लगा सकते हैं। तो लिख सकते हैं यूजिंग साइन रूल इन ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल OAB में साइन रूल का यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं देखो OA, ये साइड्स, तो इसका अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल OA अपॉन साइन, और एंगल क्या हो जाएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा ABO। देखो जो भी साइड्स लेंगे उसके अपोजिट एंगल लिया जाता, तो OA इसका अपोजिट एंगल B, तो बेसिकली यहाँ पे B लिखा। इसी तरह से जब AB लिखेंगे तो AB के सामने का एंगल कौन, ये, तो ये B अपॉन साइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा AOB, लिखेंगे साइन ऑफ एंगल AOB, समझ रहे हो। उसी तरह से थर्ड साइड बचा क्या, BO, तो BO के सामने का एंगल A, तो लिख देंगे BO अपॉन साइन ऑफ एंगल कौन सा लिखेंगे, BAO। BO के सामने का एंगल A, तो यहाँ पे लिखा एंगल A। OA के सामने का एंगल, OA के सामने का एंगल B, तो OA के अपॉन साइन ऑफ एंगल B। AB के सामने का एंगल O, इसलिए लिखा AB अपॉन साइन ऑफ एंगल O। अब सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए OA का वैल्यू कितना है, तो F3 है, रखेंगे F3 अपॉन साइन ऑफ एंगल ABO। ABO का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ABO का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है 180 माइनस गामा, तो रख देंगे 180 माइनस गामा इज इक्वल्स टू AB। AB कितना है, तो है F1, तो रखेंगे F1 अपॉन साइन ऑफ एंगल AOB। AOB का वैल्यू कितना है, तो 180 माइनस अल्फा। यानी कि लास्ट है BO। BO का देखिए तो कितना है, F2, तो यहाँ पे लिखेंगे F2 अपॉन साइन ऑफ एंगल BAO, जो कि हम लोगों ने लास्ट में निकाला था। BAO कितना आया था, 180 माइनस बीटा आया था। अब इसको केवल सिंप्लीफाई करके लिख देना है। देखो F यहाँ लिख देंगे तो F3 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन गामा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन हो जाएगा साइन, कहीं पे गलत किया गया। देखो ABO कितना था, ये AOB कितना था 1, यहाँ पे अल्फा था, तो यहाँ पे कितना F1 अपॉन हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन बीटा। अब इसको केवल रीअरेंज करके आपको लिख देना है, तो इसको लिख दीजिएगा ऐसे F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। यही आपका लेमिश थ्योरम है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से आप देखिएगा एंड इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। आई थिंक आपको आज समझ में आया होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रान क्या होता है एंड लेमिश थ्योरम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, जिसमें लेमिश थ्योरम का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।